नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बन चुके हैं। क्या है पूरा मामला, उसको भी जानेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। तो सबसे पहले हम देते हैं उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और देश की तरक्की में वो इसी तरह से अपने आप को लगाए रखें और देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने रखें। साथ ही साथ हम उनके जीवन परिचय के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे, उनका जीवन परिचय जानने से पहले, कि किस प्रकार ने उन्होंने चाय बनाते हुए और देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचे हैं। तो चाय बेचने वाला कैसे बना देश का प्रधानमंत्री, ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये वाली बात हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता बन चुके हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की रैली में क्या ऐसा कहा जिसको उनका चुनावी कैंपेन भी बताया जा रहा है। उनके दो भाषणों को हम एक साथ जोड़कर आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद उनका जीवन परिचय बनाएंगे। तो अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, वो भी पूरा देखना चाहिए। तो पहले सबसे जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में अपनी टॉप पोजीशन को फिर से बरकरार रखने में सफलता हासिल कर ली है। पीएम मोदी एक बार फिर से 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। इस लिस्ट में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी मोदी से पीछे होते हुए नजर आए। और क्या है पूरा मामला, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण में ये पता चला है कि 76% अनुमोदन रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76% की अनुमोदन रेटिंग के साथ फिर से अपनी सत्ता को काबिज किया है। अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की, जिस भाषण को लेकर इस समय काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं, साथ ही साथ दिल्ली में आज कई कार्यक्रम उनके चल रहे हैं, तो उनको हम एक सेपरेट अलग वीडियो में लेके आएंगे जिससे जिनको भी जनरल स्टडी की तैयारी करनी है तो उनके वो काम आ जाए। तो चलिए देखिए आज का ये धमाकेदार वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन विरोधियों के लिए किस प्रकार से करारा प्रहार किया है और सनातन धर्म के बारे में उनके क्या विचार हैं, साथ ही साथ देश के किसानों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या उनका विजन है और पिछले कई वर्षों से लगातार उन्होंने क्या किया है उसकी चर्चाएं वो अपने मुंह से कर रहे हैं। तो उसको आप देखने का काम करिए, फिर हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की ये भूमि भगवान श्री राम का ननिहाल है। माता कौशल्या का भव्य मंदिर यहां है। आज इस पवित्र भूमि पर मैं आप सभी भाई बहनों को हमारी आस्था, हमारे देश के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसके प्रति जागरूक करना चाहता हूं। जिन लोगों को आप सभी ने पिछले 9 साल से केंद्र सरकार से बाहर कर रखा है, जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, वे लोग अब आपसे इतनी नफरत से भर गए हैं कि उन्होंने आपकी पहचान, आपकी संस्कृति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। कुछ लोग इसे कमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। अब इंडी गठबंधन ने तय किया है कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा।
यानी जो संस्कृति हजारों साल से भारत को एक किए हुए है, सत्ता के लालच में ये लोग अब उसे तोड़ना चाहते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसपे भगवान राम सबरी को मां कहकर उनके झूठे पैरों को खाने का आनंद लेते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां राम वनवासियों को, निषाद राजगुरु को अपने भाई से भी बढ़कर बताते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां राम नाव चलाने वाले केवट को गले लगाकर धन्य हो जाते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसमें वानरों की सेना श्री राम की शक्ति बढ़ाकर लंका विजय का कारण बनती है। सनातन संस्कृति वो है जो किसी परिवार में हुए जन्म को नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म उसको प्रधानता देती है। गांधी जी से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, देवी मां अहिल्याबाई होलकर से लेकर मीराबाई तक हजारों हजार साल ये सनातन धर्म, सनातन संस्कृति हर किसी को प्रेरित करती रही है। ये सनातन संस्कृति है जो संत रविदास और संत कबीरदास को संत शिरोमणि कहकर अपना गौरव बढ़ाती है। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में ही बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, श्यामलाल सोमजी। उन्हें प्रथम जंगल सत्याग्रही कहा जाता है। श्यामलाल सोमजी का जीवन सनातन से ही प्रेरित था। हमारे छत्तीसगढ़ के ही शहीद रामादिन गौड़ का तो नाम ही सनातन का प्रतिबिंब रहा है। ऐसी सनातन संस्कृति को समाप्त करने का ऐलान इंडिया अलायंस के लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को, देश के लोगों को इनसे बहुत सतर्क रहना है। ये भारत की हजारों साल से चली आ रही संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये भारत को मिटाना चाहते हैं। आइए अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से किसानों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने किसानों को लेकर अपने भाषण में क्या कहा। तो चलिए आइए सुनते हैं। जनों, भाजपा की प्राथमिकता छोटे किसान है, आदिवासी किसान है। भाजपा का निरंतर प्रयास है कि छोटे किसानों की उपज और वनोपज उसको महत्व मिले, उन्हें अधिक से अधिक दाम मिले। अभी दिल्ली में G20 के लिए जो मेहमान आए थे, उनको हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने एक बोझ दिया था। दुनिया के बड़े बड़े नेता भोजन के लिए पधारे थे और हमारे राष्ट्रपति जी ने उनको क्या खिलाया? कोदो, कुटकी, रागी। हम जो अपने परिवारों में खाते हैं, जिसे मोटा अनाज कहते हैं, जिसको आजकल हम श्री अन्न कहते हैं, और जो हमारे छोटे छोटे किसान छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों पर उगाते हैं, जो मेरे आदिवासी भाई बहन उगाते हैं, हमने इन मोटे
समाजों से बड़े बड़े नेताओं का स्वागत किया है। भारत का श्री अन्न, आपके खेतों में उगने वाला श्री अन्न विश्व की पोषण और पौष्टिक सुरक्षा का ब्रांड बने, ये मोदी का मिशन है। हमारे आदिवासी बहन भाई जंगल से जो उत्पाद इकट्ठा करते हैं, ऐसे उत्पादों के बेहतर दाम देने के लिए भी भाजपा प्रतिबद्ध है। इसलिए बीते 9 वर्षों में दर्जनों वन उपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है। जो सैकड़ों बंधन केंद्र बनाए गए हैं, इससे भी इन वन उत्पादकों की अधिक कीमत मिलनी तय हुई है। मुझे खुशी है कि वन धन केंद्रों में बड़ी संख्या में आदिवासी बहन भाइयों को रोजगार मिला है। विशेष रूप से आदिवासी बहनों के सैकड़ों स्वयं सहायता समूह वन धन योजना से जुड़े हैं। तो अभी आपने सुने कि नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके सनातन विचारधारा को लेकर क्या उनके अपने विचार हैं। साथ ही साथ आपने जाना कि किसानों को लेकर उनके बारे में क्या उनके विचार हैं और उनके क्या विजन हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपूर्ण जीवन यात्रा की, इनके जन्म से लेकर 2023 सितंबर तक, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी के रंग रंग में क्या बसता है, क्या राष्ट्रवाद बसता है या राष्ट्र के प्रति क्या उनके विचार हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री के जीवन यात्रा के बारे में। नरेंद्र मोदी जी ऐसी शख्सियत हैं जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हैं। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं और सन 2014 में और फिर 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनका चेहरा बनकर, प्रधानमंत्री का दावेदार बनकर वाराणसी से उन्होंने ताल ठोकी थी। 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 2014 में पहली बार जीते और 2019 में दूसरी बार जीते और 2023 की तैयारी में लग चुके हैं, यानी कि 2023 और 24 में उनके कार्यकाल की समाप्ति होने वाली है और 24 के चुनाव में अभी से ही लग चुके हैं। ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद मानो पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई है। अधिकतर भारतीय मोदी जी पर पूर्ण विश्वास रखे हैं कि वो उन्हें उज्जवल भविष्य देंगे। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लगातार दूसरी बार मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। प्रधानमंत्री बनने से पहले लेकर इन्होंने भारत के देश के विकास में कई अहम महत्वपूर्ण फैसले किए, कई अहम कार्य किए, सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर बाद तक इन्होंने भारत देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। हालांकि मोदी जी बहुत से विवादों में भी घिरे पाए गए हैं, लेकिन इनकी नीतियों की हमेशा प्रशंसा की जाती रही है। मोदी जी ने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं एवं इनका अब तक का जीवन कैसा रहा है, यह सभी बातें आज हम इस बायोग्राफी के माध्यम से जानेंगे कि नरेंद्र मोदी क्या शख्सियत रखते हैं। इनके पूरे नाम की बात करेंगे तो इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अन्य नाम से इन्हें लोग जानते हैं तो 2024 के चुनाव में इन्हें नमो के नाम से भी पुकारा गया और इन्हें मोदी जी के नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम न लेकर मोदी जी कहा जाता है। पेशे से अगर हम बात करेंगे तो ये वर्तमान में राजनेता हैं। इनका राजनीतिक दल की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी है। जन्मतिथि 17 सितंबर 1950 है। इनकी उम्र लगभग 68 साल मानी जाती है। जन्म स्थान वडनगर, बॉम्बे स्टेट। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो ये गुजरात में रहता है, यानी कि जो वडनगर है अब गुजरात में पड़ता है भारत में। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। गृहनगर इनका वडनगर गुजरात भारत है। धर्म इनका हिंदू है। जाति इनका मोद घांची जाति से संबंधित है, यानी कि ओबीसी में ये आते हैं। इनका ब्लड ग्रुप भी हम आपको बताएंगे कि A+ है।
इनके पता की बात करेंगे तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। तो 7 रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली इनका पता है। वैवाहिक स्थिति की बात करें तो प्रधानमंत्री का विवाह हो चुका है, हालांकि वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं, वो देश को अपने आप को समर्पित कर चुके हैं और उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक भी नहीं लिया है। वो लोग आपस में सहमति से, उनकी पत्नी ने उनको इजाज़त दिया है कि आप जाइए, देश के लिए अपने आप को समर्पित करिए और देश को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है मुझसे। शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में बीए एवं एमए की इनके पास शिक्षा है। राजनीतिक शास्त्र में इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इनकी राशि की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों द्वारा ये बताया जाता है कि इनकी राशि जो है कन्या है। कद की बात की जाए तो 5 फुट 7 इंच है, वजन लगभग 75 किलोग्राम है। ये सारी चीज़ें इनके निकल के आती हैं। अगर इनके हम सैलरी की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री के तौर पर इन्हें एक अच्छी सैलरी मिलती है। और इनके चीज़ों के बारे में बात करें कि इनके पास क्या है, तो इनके नाम पर कोई भी कार रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री की अपनी कोई भी कार नहीं है। तो चलिए आइए अब जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में, किस प्रकार से ये बड़े होते हैं और फिर देश में किस प्रकार से अपनी छाप छोड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे टाउन वडनगर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तब यह बॉम्बे में था, किंतु अब वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला हैं। मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय भी बेची। मोदी जी ने अपने बचपन के दिनों में ही कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। इस तरह से इनका जीवन शुरुआत से ही संघर्षपूर्ण रहा है। इनके पिता की अगर हम बात करेंगे, इनके माता की बात करेंगे तो मोदी जी का परिवार जो था मोद घांची तेली समुदाय से है, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान हैं। इनके माता पिता के अगर नाम की हम बात करेंगे तो इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी है। इनकी माता की बात करेंगे तो हीराबेन इनकी माता का नाम है। इनके भाइयों के नामों की अगर हम बात करेंगे तो सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी इनके भाई थे। बहन की बात करेंगे तो वसंती बेन हसमुख लाल मोदी इनकी बहन का नाम था। और इनकी पत्नी की अगर हम बात करेंगे तो वो भाग्यशाली महिला जो देश के और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की पत्नी होने का गौरव हासिल करती हैं, तो उनका नाम है जसोदा बेन चिमनलाल मोदी। मोदी जी का परिवार घांची तेली समुदाय से है, जो वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी समुदाय में आता है, जो भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान हैं। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी की उम्र वर्तमान में 75 वर्ष है। वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। इनके दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर हैं जिनकी उम्र 72 साल है। इसके बाद मोदी जी के 2 छोटे भाई हैं, एक प्रहलाद मोदी जिनकी उम्र 62 वर्ष है, वे अहमदाबाद में एक दुकान चलाते हैं, एवं दूसरे पंकज मोदी जो कि गांधीनगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। नरेंद्र मोदी जी का विवाह घांची समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में सन 1968 में जसोदाबेन चिमनलाल के साथ हुआ था। तो इस प्रकार से इनकी शादी हो जाती है और आगे का जीवन इनका किस प्रकार से चलता है उसकी अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि कम ही उम्र में इनकी शादी हुई थी। 18 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो उनके अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी की पत्नी जसोदाबेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कितने बच्चे हैं, तो हम आपको बता दें मोदी जी के कोई भी बच्चे नहीं हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही वो अपनी पत्नी से अलग होकर एक राष्ट्रवादी बनने के लिए वो देश में आगे बढ़ जाते हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही अलग हो गए थे। नरेंद्र मोदी जी का घर कहाँ है, इसका जवाब है कि अभी दिल्ली में, जिसका नाम है पंचवटी है। वैसे वे गुजरात के रहने वाले हैं, आपको जो कि चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं।
नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों की खोज की और भारत को जाना और समझा। इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौटे। इस तरह से मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक अपने आगे की पढ़ाई नहीं की। फिर मोदी जी ने सन 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवं उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने राजनीति विज्ञान में क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया, यानी कि बीए और एमए की डिग्री इन्होंने ली। एक बार मोदी जी के एक शिक्षक ने बताया था कि मोदी जी पढ़ाई में सामान्य थे, किंतु वे पुस्तकालय में ज़्यादातर अपना समय बिताया करते थे। उनकी वाद विवाद की कला बेहतरीन थी, यानी कि किताबें पढ़ने से उनके अंदर जो भाषा का एक समूह था, शब्दों का भंडार था, जिससे उनके बोलचाल में लोग प्रभावित हो जाते हैं। इनके राजनीतिक करियर की बात करेंगे तो अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए। सन 1975 से 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी जी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना भेष बदल कर यात्रा किया करते थे और देश में विचरण किया करते थे। आपातकाल के विरोध में मोदी जी काफ़ी सक्रिय रहते थे। उन्होंने उस समय सरकार का विरोध करने के लिए पर्चे वितरण किए, यानी कि उन्होंने पर्चे छपवाए और उनको लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया और कई तरह के हथकंडे अपनाए, जिससे लोगों को उनके देश में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें पता हो सके। इससे उनका प्रबंधकीय, संगठनात्मक और लीडरशिप कौशल सामने आया। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हो गए। इन्होंने RSS में लेखन का काम सौंपा गया था। सन 1985 में RSS द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी BJP पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से BJP में शामिल हो गए और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की। इसमें भाजपा की जीत हुई। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद रैंक में माध्यम से तेजी से उदय हुआ, क्योंकि वे एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसायों, छोटे सरकारी एवं हिंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसी साल इन्हें पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में भी चुना गया। सन 1990 में LK आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमताओं को मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया। उसके बाद सन 1991 से 92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। सन 1995 के चुनावों में पार्टी ने 121 सीटें जीती, जिससे गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। पार्टी थोड़ी समय के लिए सत्ता में रही, जो सितंबर 1996 में समाप्त हो गई। सन 1995 में मोदी जी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया और वे नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए। सन 1998 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी जी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक मदद मिली। इसके बाद इसी साल मोदी जी महासचिव नियुक्त किए गए। इस पद पर वे सन 2001 तक कार्य करते रहे। उस दौरान मोदी जी को विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को फिर से लाने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने का श्रेय दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। उस समय केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दूसरी तरफ उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी। इसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से लेकर प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में है लेकिन उस समय कार्यकर्ता के रूप में थे, तो राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से लेकर मोदी जी को थमा दी गई थी और उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया था।
7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके बाद उनकी एक के बाद एक जीत निश्चित होती चली गई। सबसे पहले उन्होंने 24 फरवरी 2002 में राजकोट के द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 वोटों से हरा दिया था। नरेंद्र मोदी जी के उपचुनाव जीतने के 3 दिन बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसके परिणाम स्वरूप गुजरात में 58 लोगों की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उस समय गोधरा के पास सैकड़ों यात्रियों से भरी एक ट्रेन में, जिसमें ज़्यादातर हिंदू यात्री थे, उसमें आग लगा दी गई थी। इस घटना से मुस्लिमों में विरोध हुआ और यह घटना हुई। मुस्लिमों के विरोध में यह घटना हुई थी और मुसलमानों को वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगा जैसा माहौल तैयार हुआ और गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इस दंगे में लगभग 900 से 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। उस दौरान राज्य में मोदी जी की सरकार थी, जिसके कारण उन पर इस दंगे को फैलाने का आरोप लगाया गया था। मोदी जी पर लगाए गए आरोप के चलते उन पर चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा था, जिसके कारण उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसलिए मोदी जी का उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल केवल कुछ महीनों का ही बस था। फिर सन 2009 में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक दल बनाया, एक जांच समिति बनाई, जो कि इस मामले की जांच करने के लिए बनाई गई थी। इस दल का नाम SIT था। इस दल ने पूरी तरह से जांच करने के बाद सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें मोदी जी को इस मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया, यानी कि उन्हें बरी कर दिया, उन पर से ये दाग धुल गया। हालांकि सन 2013 में इस जांच दल के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ मिले सबूतों को छिपा दिया। लेकिन इन सब के बीच जब मोदी जी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई तो उन्हें फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। मोदी जी के दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करने शुरू कर दिया। इससे राज्य में काफ़ी परिवर्तन भी आए। उन्होंने गुजरात राज्य में टेक्नोलॉजी और वित्तीय पार्क्स का निर्माण किया। सन 2007 में मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में गुजरात में 6,600 अरब रुपए के रियल इस्टेट निवेश सौदों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद इस साल जुलाई में नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2063 दिन पूरे कर लिए थे, जिसके चलते उन्होंने सबसे अधिक दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद को संभालने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। मोदी जी का यह रिकॉर्ड आगे भी कायम रहा। सन 2007 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने दोबारा जीत हासिल की और वे वहां के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। इस कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने राज्य में आर्थिक विकास के बारे में अधिक ध्यान दिया और साथ ही निजीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारत को आकार देने के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एपीसेंटर के रूप में अपनी नीतियों को प्रोत्साहित किया। मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के इस कार्यकाल में गुजरात में कृषि विकास दर में काफ़ी वृद्धि हुई। इसकी इतनी वृद्धि थी कि यह भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी विकासशील राज्य बन गया था। मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई की व्यवस्था की, जिससे कृषि को बढ़ाने में मदद मिली। सन 2011 से 2012 के बीच में मोदी जी ने गुजरात में सद्भावना गुडविल मिशन शुरू किया, जो कि राज्य में मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया था। मोदी जी ने कई उपवास भी किए और उनका मानना था कि यह कदम गुजरात की शांति, एकता और सद्भावना के माहौल को और अधिक मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री चौथी बार भी मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में बने। सन 2012 में मोदी जी का तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो गया था और इस साल फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव आयोजित हुए और हर साल की तरह इस साल भी मोदी जी ने जीत हासिल की और उन्हें चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए नियुक्त कर दिया गया। इसलिए मोदी जी को राज्य में समृद्धि और विकास लाने का श्रेय दिया गया। इसके चलते गुजरात सरकार के प्रमुख के रूप में उस दौरान मोदी जी ने एक सक्षम शासक के रूप में अपनी पहचान बना ली थी और उन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था के तेज़ी से विकास के लिए भी श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा मोदी जी को उनकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन में सबसे आगे रखा गया, क्योंकि वे न केवल पार्टी के सबसे प्रतिभाशाली नेता थे, बल्कि उनके अंदर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रतिभा थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि राज्य लोगों के विकास, शिक्षा, पोषण और गरीबी मिटाने में बहुत अच्छी रैंक पर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कार्यों, उनकी नीतियों के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे।
नरेंद्र मोदी जी के चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के एक साल बाद जून में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और वे इस तरह से सन 2014 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखाई दिए, जिसके चलते मोदी जी को अपना गुजरात का मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। हालांकि उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ बीजेपी के कुछ सदस्यों ने इस चीज़ का विरोध किया था, किंतु फिर भी मोदी जी के उस दौरान वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी और आने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अपनी जगह बना ली थी। इस चुनाव के दौरान मोदी जी ने पूरे देश में लगभग 437 चुनावी रैलियां की। इन रैलियों में मोदी जी ने कई सारे मुद्दों को जनता के सामने रखा, जिससे जनता ने प्रभावित होकर बीजेपी को वोट दिया। फिर सन 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत एक ऐतिहासिक जीत बन गई थी। इस साल बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के आधार पर 534 में से 282 सीटें अपने नाम की और इस तरह से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा बन जाते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए जीत हासिल करने के बाद 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से वे देश के 14वें प्रधानमंत्री 2014 में नियुक्त किए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें होने लगीं। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने भारत में कई विकास कार्य किए। उन्होंने विदेशी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मोदी जी ने विभिन्न नियमों, परमिट्स और इंस्पेक्शन लागू किए, जिससे कि व्यवसाय अधिक एवं आसानी से बढ़ सके। मोदी जी ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर कम खर्च किया और स्वास्थ्य सेवा की तरफ अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा मोदी जी ने हिंदुत्व, रक्षा, पर्यावरण एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई कार्य किए। सनातन धर्म के संरक्षण के भी कई बड़े कार्य किए। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी का परचम फिर से छाया रहा। मोदी क्रांति ने दूसरे दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट प्राप्त कर अभूतपूर्व जीत हुई। भारत के इतिहास में पहली बार किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इतनी बड़ी जीत हासिल की है। भारत की जनता ने इस बार अपना प्रधानमंत्री खुद चुना है और सबने मोदी जी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मोदी जी लहर कहो या मोदी क्रांति, इस बार भारत के ये लोकसभा चुनाव पूरी दुनिया में छाए रहे। मोदी की वाहवाही चारों ओर थी और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 सालों में काम से जनता को बहुत खुश किया है या नहीं खुश किया है, वो तो आने वाला समय बताएगा। या 2014 से 2000 अपने अगले 5 सालों तक उन्होंने 19 तक किस प्रकार से कार्य किए थे, जिसका परिणाम उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। नरेंद्र मोदी जी के पिछले 5 सालों के काम से जनता बहुत खुश थी, जिसके चलते जनता उन्हें एक बार और मौका देना चाहती थी। उन्नत भारत के लिए लोगों को मोदी जी से बहुत उम्मीद है। मोदी जी ने भी कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, विजयी भारत। मोदी जी ने इस जीत को बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल बोला था। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में अगली पारी शुरू कर रहे हैं। आपको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने 2 बार का कार्यकाल लगभग पूरा कर लिया है और आखिरी वर्ष इनका चल रहा है और वो देश की ऊंचाइयों पर लगातार बने हुए हैं। और 2024 का चुनाव आपके सामने खड़ा है। खैर, वो तो जनता तय करेगी कि कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या एनडीए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या इंडिया गठबंधन के जिनका अभी कोई चेहरा फिक्स नहीं है फिलहाल, तो उस गठबंधन से क्या कोई बनेगा या राहुल गांधी फिर से इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में शामिल हो जाएंगे। तो चुनाव जो होगा इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा चेहरा होगा क्लियर होते ही आपको भी पता चल जाएगा। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं चलाई थी या कुछ बड़े कार्य जो किए थे, उनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, यह अभियान भारत का सबसे बड़े स्तर पर शुरू किया गया अभियान है, जिसके अंतर्गत देश में स्वच्छता और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालय बनाने का निर्माण किया गया। दूसरा इनका सबसे बड़ा विजन हम अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना था। यह योजना देश के किसानों के बैंकों में खाते खुलवाने के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत किसानों के मुफ्त में खाते खोले गए एवं किसानों को दी जाने वाली सहायता उनके बैंक खाते में जमा की गई। अगला इनका जो प्रोग्राम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर योजना थी, जिसके तहत इस गरीब परिवार की महिलाओं को सम्मान देते हुए उन्हें LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो रसोई गैस होता है, उसका सिलेंडर प्रदान किया गया।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई और इस योजना के तहत फसलों को अच्छी तरह से सिंचाई हो सके एवं कृषि कार्य को बेहतर दिशा मिल सके, इसके लिए योजना की शुरुआत की गई थी। अगला इनका योजना था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इसके तहत किसानों को बीमा प्रदान किया गया ताकि यदि उनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हो जाती है तो उन्हें बीमा का पैसा मिल सके। और एक महत्वपूर्ण इनकी योजना थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के कौशल के विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की सुविधा की गई थी। सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीब रहा वो था मेक इन इंडिया, यानी कि भारत में किस प्रकार से अपने उत्पाद बनाए जाएं, दूसरों देशों पर निर्भर होने से बेहतर है अपने भारत में बनाएं। और उसी का आपको पता है कि कोविड-19 में कोरोना की वैक्सीन जो बनी थी, भारत में अपनी खुद की वैक्सीन बनी थी तो मेक इन इंडिया के विजन के ही तहत बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद कुछ बहुत ही अहम अभियान चलाए और उन्हीं में से मेक इन इंडिया सबसे महत्वपूर्ण था, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित कर उनके विकास के लिए कार्य किए गए। गरीब कल्याण योजना, इस योजना के तहत गरीबों के कल्याण एवं उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना को शुरू करने का प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य छोटी बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक था जिसने गरीबों को किस्तों के आधार पर खुद का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। लगभग 1,20,000 रुपये इसमें प्रदान किए जाते थे। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को शुरू करके देश में अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए अपील किया, यानी कि डिजिटली लोगों को बनाने का काम किया गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इनकी थी, जैसे नमामि गंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्टैंड अप इंडिया और शौचालय वाला तो आप जानते हैं कि घर घर शौचालय की बात भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री दोनों के रूप में मोदी जी ने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए और इनके कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों की जानकारी अगर हम करें तो कुछ जो सबसे बड़े फैसले थे उनकी अगर हम बात करेंगे तो नोटबंदी, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने नोटबंदी जैसा बहुत ही अहम फैसला उठाया था, जिसके तहत मोदी जी ने 500 से 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए एवं इसके स्थान पर 2000 एवं 500 के नए नोट जारी किए। यह मोदी जी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था जिसका विपक्षी दलों ने विरोध भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इससे देश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद पर लगाम लगे और आप देखे भी होंगे कि भारत में कोई बड़ी ऐसी दुर्घटना, बम विस्फोट जैसी बातें देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से इन पर कंट्रोल किया गया। और साथ ही साथ आपको पता है कि 2000 की नोट जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी, 500 एवं 1000 के नोट बंद करने के बाद तो 2000 के नोट और 500 के नए नोट जारी किए गए थे, जिनमें से 2000 के नोट को अब फिलहाल बंद कर दिया गया है। भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शासनकाल के दौरान सरकार ने भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट के निर्माण का समर्थन किया था। इससे बीटी कॉटन की खेती में मदद मिली, जिससे नलकूपों से सिंचाई की जा सकती थी और इस तरह से गुजरात बीटी कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जीएसटी की बात करेंगे, प्रधानमंत्री के तौर पर नोटबंदी करने के बाद देश में जितने भी टैक्स लगाए जाते हैं उन्हें एक साथ सम्मिलित कर दिया और एक टैक्स जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। कुछ महत्वपूर्ण साहसिक कार्यों में से अगर हम बात करेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला किया और पाकिस्तान को सबक भी सिखाया। खैर, इस फैसले के बाद जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो विपक्ष ने उसका सबूत भी मांगा था और सबूत के तौर पर 2019 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से जिताकर सबूत दे दिया था। एयर स्ट्राइक की बात करेंगे तो इसके बाद उन्होंने साल 2019 में फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी थी, जो कि बहुत ही बड़ा ऐलान था। इसके बाद फरवरी में ही वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी और जिसका भी सबूत मांगा गया था विपक्षी दलों के द्वारा। अयोध्या में राम मंदिर, प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल में अयोध्या में लंबे समय से चल रहे विवाद को विराम दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है और अयोध्या में राम मंदिर के कार्य भी शुरू कर दिए जाते हैं।
सबसे बड़े कार्यों की बात करेंगे तो भारत का एक जो अभिन्न हिस्सा था जम्मू एंड कश्मीर, जिससे आर्टिकल 370 एवं 35A आज़ाद कश्मीर से हटा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्टिकल 370 एवं 35A के तहत कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया, जो कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान के साथ विवाद में था। और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पे अलग संविधान काम करता था, अलग झंडे चलते थे, और जब आर्टिकल 370 और 35A में बदलाव किए गए उसके बाद ही अब वहाँ पर फिलहाल जो भारत के अन्य राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में जो कानून चलते हैं, जो संविधान चलता है, जो फ्लैग यानी कि हमारा जो तिरंगा चलता है, अब जम्मू कश्मीर में चलता है और वहाँ के श्रीनगर पर अब तिरंगा फहराया जाता है। चंद्रयान 3 जो कि सबसे महत्वपूर्ण था और हाल ही में अभी बहुत ही जल्द इसी माह के आसपास में इस पर काम किया गया था और चंद्रयान 3 में शिव शक्ति पॉइंट बनाया गया। हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई और इस पर मोदी जी ने एक बहुत ही खास बात कही। उन्होंने चांद के जिस पॉइंट पर विक्रम लैंडर ने लैंड किया था उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, इस साल यानी 2023 में नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर विश्वकर्मा जयंती भी है। आज ही का वो दिन है और इसी दिन मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। यह योजना देश के कारीगरों एवं मूर्तिकारों को सम्मान देने के लिए शुरू की गई है। तो इस प्रकार से हमने जाना प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। और भी चीज़ें अगर हम इनके बारे में बात करेंगे तो आज आपको पता है कि जब हम डिटेल में बात कर रहे हैं तो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, गुजरात में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण भी इन कार्यों में शामिल है। भारत में बुलेट ट्रेन लाने जैसा अहम काम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। मोदी जी ने अपने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, अगर हम करेंगे तो सन 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा किए गए एक सर्वे में मोदी जी को देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। सन 2009 में एफडी मैगजीन में उन्हें एफडीआई पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के एशियाई विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। इसके बाद मार्च सन 2012 में जारी टाइम्स एशियाई एडिशन के कवर पेज पर मोदी जी की फ़ोटो छापी गई थी। 2014 में मोदी जी का नाम फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 15वें स्थान पर रहा। इसी साल टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में भी मोदी जी का नाम सूचीबद्ध किया गया था। सन 2015 में ब्लूमबर्ग मार्केट मैगजीन में मोदी जी का नाम दुनिया के 13वें सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में था और साथ ही इन्हें इसी साल टाइम मैगजीन द्वारा जारी इंटरनेट सूची में ट्विटर और फेसबुक पर 30 सबसे प्रभावशाली लोगों में दूसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता के रूप में इन्हें नामित किया गया था। सन 2014 एवं 2016 में मोदी जी का नाम टाइम मैगजीन के पाठक सर्वे के विजेता के रूप में घोषित किया गया था। साल 2016 में ही अप्रैल माह की 3 तारीख को मोदी जी को सऊदी अरबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब्दुलाजिज अल सऊद के आदेश पर दिया गया था एवं 4 जून को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गाजी आमिर अमानुल्लाह खान के राज्य आदेश पर दिया गया था। साल 2014, 2015, 2017 में भी मोदी जी का नाम टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल था। सन 2015, 16, 2018 को फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल था प्रधानमंत्री का चेहरा, नरेंद्र मोदी का चेहरा। 10 फरवरी 2018 में इन्हें विदेशी डिग्निटरीज के लिए पैलेस्टाइन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पैलेस्टाइन राज्य के ग्रैंड कुलार के साथ सम्मानित किया गया था। 27 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है और यह अवार्ड 5 अन्य व्यक्तियों और संगठनों को भी प्रदान किया गया, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की लीडरशिप के लिए और सन 2022 तक प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए संकल्प लिया था। साल 2018 में ही 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ग्लोबल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी के योगदान के लिए उन्हें सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 22 फरवरी 2019 को मोदी जी ने प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2018 प्राप्त किया और साथ ही मोदी जी का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने के लिए इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया 2018 में। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के कार्यकाल में काफ़ी सारी उपलब्धियां हासिल की और आगे
करते रहे। अगर इनकी आलोचनाओं की बात करें, इनके ऊपर क्या विवाद थे, उनकी भी बात करनी जरूरी है। एक पक्ष हम बात नहीं कर सकते, सारे पक्षों पर बात करेंगे। इनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए थे, क्या इनकी आलोचनाएं थीं। आपको पता है कि किस प्रकार से किसान आंदोलन हुए थे, गुजरात में दंगे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थीं। तो इन पर क्या आरोप लगे हैं, क्या विवाद हैं, उनको भी जानना जरूरी है। सन 2002 में हुए गुजरात दंगे में मोदी जी के करियर का सबसे बड़ा विवाद था, जिसके तहत आलोचकों का कहना था कि मोदी जी इस दंगे को भड़काने के पीछे सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं। सन 2002 में तीस्ता सीतलवाड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी में अपने पति की हत्या के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका जिम्मेदार ठहराया था। नरेंद्र मोदी जी का नाम इशरत जहां के फेक एनकाउंटर के लिए भी आया था, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। नरेंद्र मोदी जी के वैवाहिक स्थिति को लेकर भी आलोचकों द्वारा आलोचना की गई थी। गुजरात दंगे में चूंकि मोदी जी का नाम सामने आ रहा था, इसके चलते यूनाइटेड स्टेट द्वारा उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया था। सन 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख रुपए की कीमत का एक सूट पहना था, जिसमें उनका नाम नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था, और इसके लिए आलोचकों द्वारा उनकी काफ़ी आलोचना की गई थी। 10 अगस्त 2018 में भारतीय संसद में पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी को राज्यसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में हरिवंश नारायण सिंह के चुनाव के बाद अपने भाषण में हरिवंश को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि चुनाव दो हरि के बीच में था। तो इस प्रकार से इनके ऊपर बात की गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के दौरान किस प्रकार से कार्य किए थे, उस पर भी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी आपदा के रूप में 21वीं सदी का सबसे बड़ी आपदा अगर हम बात करेंगे तो कोविड-19 था, कोरोना वायरस था। और किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व किए इसमें, और किस प्रकार से दुनिया को भी इससे राहत पहुंचाने में अपनी योगदान बनाए रखे, उस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल आपको पता है कि 2019, 20, 21, 22 आज भी कोरोना के कहीं ना कहीं एक दो लक्षण दिखाई पड़ जाते हैं। तो पिछले कई सालों से कोरोना की बहुत ही बड़ी महामारी आई, और जिसमें लाखों लाख दुनिया में मारे गए। कोरोना वैक्सीन भी बनी और लोगों को बचाने का भी काम किया गया। भारत में कोरोना ने जब दस्तक दिया तो दुनिया भर में अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया था, और इस बीच मोदी जी ने बेहतरीन काम करने का प्रयास किया। उन्होंने समय रहते मार्च के महीने में ही देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया, जिसकी आलोचना भी की गई, लेकिन उस लॉकडाउन से काफ़ी लोगों को बचने का भी मौका मिला, और काफ़ी लोगों को शहरों से गाँव तक पैदल आने के लिए भी मजबूर किया गया। और ये कहीं ना कहीं मोदी जी को ऊपर आलोचना इसकी की जाती है कि इन्होंने सही से व्यवस्था नहीं संभाला था। खैर, लोगों को घर पर रहने के लिए कहा गया ताकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। इस दौरान मोदी जी ने लोगों का और साथ ही डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी एवं पुलिसकर्मी आदि का मनोबल बढ़ाने का भी प्रयास किया। उन्होंने लोगों को थाली बजाने एवं दिए जलाने जैसे टास्क दिए, इसका भी विरोध किया गया। लेकिन देश की जनमानस जनता ने एकजुट होकर उन्होंने प्रधानमंत्री का साथ दिया। करीब 2 महीने तक देश में लॉकडाउन लगा रहा, फिर इसे धीरे धीरे खोला गया। 2 महीने तक लॉकडाउन लगे रहने की वजह से देश के गरीबों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी, लेकिन मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलते हुए उन्हें राहत प्रदान करने की कोशिश की। मोदी जी ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए भी उन्हें योजनाएं बनाई गई और उनके यहाँ तक योजनाएं पहुँचाई गई। मोदी जी एक तरफ जहाँ कोरोना को अपने देश में ख़त्म करने के लिए लोगों का मनोबल बढ़ा रहे थे और उन्हें राहत प्रदान कर रहे थे, तो दूसरी ओर विभिन्न पड़ोसी देश के लोग भी उनसे सहायता की गुहार कर रहे थे। तब मोदी जी ने उनका साथ भी दिया। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही थी, मोदी जी ने उनके साथ भी समन्वय बना रखा था और वैक्सीन भारत में लेकर आए। हालांकि मोदी जी ने भारत में ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का समर्थन करते हुए उन्हें कोरोना वैक्सीन बनाने की मंजूरी भी दी। आज भारत में कोरोना की 3 तरह की वैक्सीन मौजूद हैं। इस साल कोरोना की दूसरी लहर के दस्तक देने के बाद भी यह लहर पहली लहर के मुकाबले बहुत अधिक खतरनाक साबित हुआ। इसमें भी उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए वैक्सीन की प्रक्रिया में तेज़ी लाई और केंद्र सरकार ने अपने कार्यक्रम के अनुसार लोगों को वैक्सीन के डोज देने शुरू किए। 1 डोज, 2 डोज और लास्ट में तीसरा डोज भी देने का काम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगर हम बात करेंगे तो उनकी माँ 100 साल की हो गई थी और
उनकी माता का निधन कब हुआ, अगर उसकी हम बात करेंगे तो 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का निधन हो गया था। इसके बाद दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी के एक और दूसरे रूप को देखा। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाई के साथ उन्हें मुखाग्नि दी और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, और उस यात्रा में केवल उनके घर परिवार के लोग ही सम्मिलित हुए। और मोदी जी की मां की तबीयत बिगड़ने के साथ ही उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और हालत ख़राब होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी अपनी मां को मुखाग्नि देने के बाद अपने देश में जो भी उनकी रैलियां थीं, जो भी उनके कार्यक्रम थे, उनमें आगे बढ़ जाते हैं। वो अपनी मां को माँ समझते थे, लेकिन भारत माँ को उनसे भी कहीं बड़ा समझते थे। तो इस प्रकार से वो अपने काम में लग गए थे। अगर ऐसा उदाहरण हम दें तो आपको याद होगा कि कोविड के दौरान ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का भी देहांत हो चुका था, लेकिन वो अपने राज्य को छोड़कर अपने पिता के यहाँ नहीं गए और उन्होंने अपने राज्य को संभाला। और जब कोविड का प्रभाव कम हुआ तो योगी आदित्यनाथ अपने माँ से मिलने गए थे। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बड़े काम किए। लेकिन सबसे बड़े काम की अगर हम बात करेंगे तो हाल ही में जिसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको लगातार दिया था, G20 शिखर सम्मेलन 2023, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया था। और इसकी अध्यक्षता देश में पहली बार आई थी। और इस साल G20 समिट भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और जो 8 सितंबर से 11 सितंबर तक हुआ। और आपने वहाँ पे कई सारी चीज़ें देखी जिसको हमने डिटेल में पहले भी बता दिया है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में हमने आपको बताया। कुछ और रोचक जानकारियां बताते हैं जो आपको कहीं भी जानने को नहीं मिलेंगी। बचपन में मोदी जी भारतीय आर्मी में शामिल होना चाहते थे और उन्हें सैनिक स्कूल में शामिल होने के लिए कई बार कोशिश भी की, लेकिन वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वे सैनिक स्कूल में दाखिला नहीं ले सके। और कहीं ना कहीं इसी जो उनकी दिलचस्पी थी आपको देखने को मिलती होगी। जब कोई बड़ा त्यौहार जैसे दीपावली होता है तो वो आप देखते होंगे कि सेना के साथ दीपावली मनाते हैं। 17 साल की उम्र में मोदी जी ने अपना घर छोड़ दिया था और वे भारत के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना आधिकारिक निवास अपने किसी भी परिवार के सदस्य के साथ कभी भी साझा नहीं किया था। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में इमेज मैनेजमेंट एवं पब्लिक रिलेशन पर 3 महीने का कोर्स किया था। मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी को बहुत मानते थे और वे उनके महान अनुयायी थे। बराक ओबामा के बाद नरेंद्र मोदी जी ट्विटर पर दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर वाले नेता थे। इनके लगभग 12 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर हैं। नरेंद्र मोदी जी सन 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। तब गुजरात दुनिया का दूसरा सबसे अच्छे राज्य के रूप में उभर कर आया था। मोदी जी ने अपने 13 साल के गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली थी। ये भी बहुत ही बड़ा बात थी। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो मोदी जी हमेशा हिंदी भाषा में हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर है, जब उन्हें करने के लिए कहा जाता है तो करते हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो हिंदी भाषा को ही तवज्जो देते हैं और हिंदी भाषा में ही अपने बात करते हुए आपको नज़र आ जाते हैं। सन 2016 में लंदन के मेडन टूसॉद वैक्स म्यूजियम में मोदी जी का एक वैक्स स्टैचू भी बनाया गया है। नरेंद्र मोदी जी असल में बहुत धार्मिक हैं और वे हर साल नवरात्र के दौरान 9 दिन का उपवास करते हैं, भले ही वह यात्रा ही क्यों न कर रहे हों। मोदी जी दिन में केवल 5 घंटे या उससे कम ही सोते हैं। मोदी जी को उनकी ड्रेसिंग में बहुत स्टाइलिश होने के लिए जाना जाता है और उन्हें पारंपरिक भारतीय पोशाकों में भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कि कुछ बातें जो हैं, जो उनके विचार हैं, वो भी आपको जाननी चाहिए। एक बार जब यह तय कर लेते हैं कि हमें कुछ करना है तो हम मीलों आगे जा सकते हैं। हम में से सभी के पास अच्छे और बुरे दोनों गुण हैं। जो लोग अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे लोग सफल होते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। बंदूक के साथ आप पृथ्वी को लाल बना सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास हल है तो आप पृथ्वी को हरा बना सकते हैं। हर किसी में सपने देखने की शक्ति होती है, लेकिन सपनों को संकल्पों में बदलना चाहिए। कभी किसी विचारों को मरने नहीं देना चाहिए। भारत एक युवा देश है। इतने बड़े प्रतिशत वाले देश में न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व के भाग्य को बदलने की क्षमता है। मंगल मिशन की सफलता के बाद कोई भी भारत के युवाओं पर सवाल नहीं उठा सकता है। सब कुछ स्वदेशी था। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर,
तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इनका बनता है कि नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है, क्योंकि लोग इन्हें मोदी जी कहते हैं या नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या है, तो वडनगर मुंबई स्टेट वर्तमान में है, गुजरात राज्य में है। नरेंद्र मोदी की जाति क्या है, तो मोद घाची ओबीसी समुदाय से आते हैं। इनके पिता का नाम और माता का नाम की बात करेंगे तो इनके पिता का नाम है दामोदर दास मूलचंद मोदी, माता का नाम हीराबेन है। जो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया था और भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हुई और मुझे ये खुशी हुई कि हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन परिचय को आज आपको बताएं। लगातार मैं आप लोगों को लोगों के जीवन परिचय बताता रहता हूं, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलती है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे देश के अगर जीवंत प्रधानमंत्री से मिल जाए तो क्या इससे बड़ी बात हो सकती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से कितने प्रभावित हुए उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और उनके जन्मदिन की एक बार फिर से हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।